हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GIS कठूमर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम फॉर NCERT। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और इस फर्स्ट चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक नई चीज़, एक नया टॉपिक, और वो है एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। देखो, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? कोई भी कंपाउंड होता है और कोई भी कंपाउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स होते हैं उनका एक स्मॉलेस्ट रेशो होता है। एटम्स की नंबर का एक स्मॉलेस्ट रेशो होता है, उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। यानी कि एक कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कुछ एटम्स होंगे, वो एटम्स किस स्मॉल रेशो में एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम एम्पेरिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो देखो, डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं, उन सब के फार्मूलाज के हम आपको यहाँ पर क्या सिस्टम होता है, किस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखो, पहले एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में थोड़ा सा आपको मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है ना? एन एम्पेरिकल फार्मूला, कोई भी जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा, रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट, रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट, रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट whole number ratio of whole number ratio of various atoms। बहुत से एटम्स उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, वेरियस एटम presents in a compound। कोई भी कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, ये एम्पेरिकल फार्मूला होता है। और देखो, एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है ये थोड़ा सा मोलेकुलर फार्मूला से डिफरेंट होता है। मोलेकुलर फार्मूला आप जानते ही हो, एग्जैक्ट नंबर शो करता है वो एटम्स की। क्या करता है? एग्जैक्ट नंबर, कि कितने एटम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ। मोलिकुलर फार्मूला के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको नोट कर रहा हूँ। द मोलिकुलर फार्मूला शोज द मोलिकुलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला से ही हम मोलिकुलर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है ना? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और ये एटम्स कहाँ पर होंगे? प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, प्रेजेंट in a
मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एग्जैक्ट नंबर प्रेजेंट है किसकी, एटम्स की, उसको कौन शो करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या करेगा, सिंपलेस्ट नंबर रेशो ऑफ एटम्स दैट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए दोनों को डिफाइन करना भी यहाँ पर जरूरी है। तो ठीक हो, हम किसी भी कंपाउंड का अगर एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने वाले हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स हमको ध्यान में करने पड़ेंगे और उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टू डिटरमाइन द empirical formula some following steps are used, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको मैं बता दूंगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन होगी। ठीक है ना। उस परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम नोट कर देंगे, डिवाइडेड बाई, अब जो परसेंटेज जिस एलिमेंट की आपको गिवन है उसी एलिमेंट का आपको क्या लेना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और इससे आपको जो ऑब्टेन होने वाला है वो क्या होगा, वो एक रिलेटिव नंबर मिलेगा आपको। क्या मिलने वाला है, एक रिलेटिव नंबर। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं हम सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं। अब आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव नंबर। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें कई एटम की परसेंटेज आपको गिवन होगी और सभी एटम्स की या सभी एलिमेंट्स की परसेंटेज से आप रिलेटिव नंबर ले लेंगे और आपके पास 2 या 3 रिलेटिव नंबर आएंगी। ठीक है ना। उन सभी रिलेटिव नंबर्स का अब हम सेकंड स्टेप में यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, ऑल रिलेटिव नंबर्स, जितनी भी रिलेटिव नंबर्स आई हैं उन सबको ऊपर ले लेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर का, स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर। ये यहीं से मिल रही है आपको। 2-3 रिलेटिव नंबर जो मिली हैं उन सभी रिलेटिव नंबर को तो ऊपर ले लेंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप जो सबसे छोटी रिलेटिव नंबर है उससे इसमें डिवाइड करेंगे और अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। तो सेकंड स्टेप में आपको फाइनली क्या ऑब्टेन होने हो गया, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। अब देखो, अगले स्टेप में लेके चलेंगे हम इस सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर को, और सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर को अगले स्टेप में यूज़ करने के बाद हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का कोशिश करेंगे, है ना।
तो आप एक बार इन सबको नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको मिल गया सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर, तो अब ले रहा हूं मैं स्टेप 3। क्या मिल गया? सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर, और इसी से आपको निकालना है क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर से हमको क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो इसका हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके पास मान लेते हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और एलिमेंट्स हैं आपके पास जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। दो एलिमेंट है आपके पास, चलो 3 ले लेते हैं एलिमेंट हम, ठीक है ना। हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक कार्बन ले लेते हैं, एक क्लोरीन ले लेते हैं। अब इनकी हम सपोज कर लेते हैं कोई परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज भी गिवन होगी, तो देखो परसेंटेज इनकी गिवन मान लेते हैं हम 4.07% हाइड्रोजन, तो और कार्बन है इसके अंदर प्रेजेंट है 24.27, और क्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट है 71.65%। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? स्टेप फर्स्ट लेना है ना। अब स्टेप फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है? रिलेटिव नंबर निकालना है। तो रिलेटिव नंबर के लिए मैं यही लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख देता हूँ, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं इनमें, है ना, थोड़ा सा गैप कर लेता हूँ इसमें। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ कार्बन ले लिया, यहाँ क्लोरीन ले लिया। ये था 4.07, ये था 24.27%, और ये था 71.65%। ये परसेंटेज प्रेजेंट थी। अब देखो एलिमेंट का मैं एटॉमिक नंबर ले रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5। ये एटॉमिक मास आ गए। अब एटॉमिक मास का और परसेंटेज का यूज़ कर रहे थे आप, तो हम क्या डिटरमाइन कर रहे थे? स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर रहे थे क्या? रिलेटिव नंबर। तो अगला मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर? रिलेटिव नंबर। एक टेबल बना देते हैं, यहाँ बिल्कुल टेबल बनती जा रही है। अब रिलेटिव नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ा था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यही तो था। ये रिलेटिव नंबर आ गया आपको हाइड्रोजन का। कार्बन का रिलेटिव नंबर लेना 24.7/12। यहाँ पर रिलेटिव नंबर आ गया 2.2 समथिंग आ गया, है ना। यहाँ पर था 71.65/35.5। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और डिवाइड करके देख लो भाई, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर 2.2 क्यों आएगा? 2.02 आएगा, और ये भी 2.02 आएगा। ये आपके पास रिलेटिव नंबर आ गया बच्चों। आप आराम से चेक करते जाओ कैसे रिलेटिव नंबर निकाला है हमने, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? रिलेटिव नंबर के बाद सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर निकालना है।
क्या निकालना है? सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। तो अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं यहां पर, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। और इसके लिए आपको क्या करना है? होल यानी कि ऑल रिलेटिव नंबर्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर। तो आपके पास जो रिलेटिव नंबर आई है उस रिलेटिव नंबर में आपको सबसे छोटी रिलेटिव नंबर का डिवाइड करना है, यानी कि इस एलिमेंट का रिलेटिव नंबर ले लो। हाइड्रोजन का रिलेटिव नंबर कितना है? 4.07। और इसके अंदर सबसे छोटी रिलेटिव नंबर कौन सी है? ये डिवाइड कर दो। इसके अंदर ये इसका रिलेटिव नंबर ले लिया, सबसे छोटी नंबर ये थी। इसमें ये रिलेटिव नंबर ले लिया, सबसे छोटी संख्या ये थी। तो इसका क्या आ गया? 1। इसका क्या आ गया? 2, 1। और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया? 2। तो हाइड्रोजन कितना आया? हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर 2, कार्बन का सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर 1 और क्लोरीन का सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर कितना आया? 1। तो आपके पास यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू हाइड्रोजन का कितना आया? H2, कार्बन का कितना आया? 1, क्लोरीन का कितना आया? 1। ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए? CH2Cl। क्या फॉर्मूला आया? CH2Cl। समझ गए? अब भाई साहब आप ढंग से चेक कर लो, आप आराम से देख लो। समझ आ रही है ना बात? किस तरह से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, ठीक है ना? अब अगर इस कंपाउंड का फॉर्मूला वेट आपको निकालना है, सॉरी मोलेकुलर मास भी निकालना है या मोलेकुलर वेट निकालना है आपको, तो किस तरह से नोट करेंगे हम? ठीक है ना? तो पहले तो आप ये चेक करो अच्छी तरह से और इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अगर आपको मोलेकुलर मास या फॉर्मूला निकालना है तो इसके लिए आप इसको ध्यान रखेंगे, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर n जो होता है वो वैल्यू उसकी ये हो सकती है, ठीक है ना? इससे हम मोलेकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, इसका क्वेश्चन नोट कर देता हूँ आपको मैं। कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड देखो, कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज C 34.6% और H 3.85% और ऑक्सीजन है 61.55%। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है और डिटरमाइन दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपके पास ये क्वेश्चन है कि कोई भी कंपाउंड का कंपोजिशन है, कोई कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन जो एटम है वो 34.6% प्रेजेंट है,
हाइड्रोजन 3.85% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 61.55% प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन में इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा वो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में की थी वही टेबल आप बनाते जाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे, एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। एटॉमिक मास लिखोगे, उसके बाद ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। अब आपके पास एटॉमिक मास आ गया, एलिमेंट्स आ गए। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये तो आपको लर्न करने होते हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन की परसेंटेज देखो 3.85 और कार्बन की परसेंटेज है 34.6% और ऑक्सीजन की है 61.55%। इसके बाद आपको क्या निकालना होगा, रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, एटॉमिक मास और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दोनों को यूज़ करना होगा। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में आपको डिवाइड करना है किसका, एटॉमिक मास का। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हो गई, ये एटॉमिक मास लिख दिया मैंने। और इससे आपके पास यहाँ पर जो ऑब्टेन होने वाली चीज़ है उसको क्या बोलोगे आप, रिलेटिव नंबर। क्या ऑब्टेन हो रहा है आपको, रिलेटिव नंबर। निकाल के चेक करो रिलेटिव नंबर किस तरह से आता है, ठीक है, निकालो। तो देखो इसका तो कितना आएगा, वही आएगा 3.85। इसका कितना आएगा, 12 दूनी 12 2 जा 24, 10 108 ये आएगा। इसका 61.55 में डिवाइड करो किसका, 16 का, है ना। 16 का जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 3 टाइम्स 48 आ जाएगा। 0.48 2 3 13 135 आ गया, तो 85 ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। अब रिलेटिव नंबर के बाद आपको क्या निकालना है, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। और इसके लिए क्या यूज करना है, जो रिलेटिव नंबर आपके पास आई है उस रिलेटिव नंबर में सबसे छोटी नंबर का क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 3.85 सबसे छोटी कौन सी है, 2.88, यहाँ पर 2.88 अपॉन 2.88, यहाँ पर 3.85 अपॉन 2.88। निकालो क्या आना चाहिए, बताओ। ये कितनी बार जाएगा, 1 पॉइंट क्या बचा, 12 और ये कितना हो गया, 97 बचा ना। 97 पॉइंट लग गया, 0 हो गई, 970 हो गए। तो 2 3 1.33 मान लेते हैं, ये भी इतना ही आएगा 1.33 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैं, है ना।
अब देखो 1.33 ये एक से ज़्यादा है, यहाँ सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर एक से ज़्यादा आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ले जाता हूँ कितना 2, कितना मान लेते हैं इसको 2, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे 2, कार्बन का 1 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा 2 एलिमेंट, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर लाना है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो हाइड्रोजन के कितने एटम आए 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, यही तो आए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ CH2O2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया आपके लिए, ये आपका आंसर है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, ठीक है ना। समझ आ रहा है भाई साहब। चलो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना, पहले इसको आप नोट करो। क्वेश्चन लिखो, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली 40%, 6.67%, 33.35%, ठीक है। इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज, इफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180 ग्राम, then determine the empirical formula and molecular फार्मूला, दोनों चीज़ निकालनी है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर देता हूँ। आप जब एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको मोलेकुलर फार्मूला निकालना है, और मोलेकुलर फार्मूला के लिए आपको जो दे रखा है क्या, मोलर मास, क्या गिवन है, मोलर मास। इस मोलर मास का आपको यूज़ करना है, ठीक है। और मोलर मास का यूज करना है तो इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ फॉर्मूला, मोलेकुलर फार्मूला इक्वल टू, आपको किस तरह से यूज़ करना है, मोलेकुलर मास अपॉन मोलर मास, ये यूज कर लेना। या फिर आप मोलेकुलर फार्मूला के लिए पहले जो मैंने ऊपर सूत्र लिखा था, एक फार्मूला लिखा था n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आती है कि n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, है ना। यही तो दिक्कत आएगी कि भाई n की वैल्यू कैसे आए, और n की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप आराम से वो निकाल सकते हैं, क्या, मोलेकुलर फार्मूला। तो n की वैल्यू के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि जो गिवन मोलर मास है उसमें
आपका जो मोलिकुलर मास आएगा, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला का जो मॉलिक्यूल आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसका वेट निकाल लेना, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास आ गया CH2O, ये आ गया, तो इसका वेट कैसे निकालोगे, 12 + 1 × 2 + 16, तो क्या आ गया 12 + 2 + 16, इसको कंप्लीट करो, ये आ गया आपके पास क्या, मोलिकुलर मास आ गया। क्या आ गया, मोलिकुलर मास, ठीक है ना। अब इस मोलिकुलर मास के अंदर आपको क्या करना है, 18 और 12 30 हो गए ना, इसमें डिवाइड कर देना है किसको, मोलर मास को, 180 को, इस तरह से, समझ गए। या तो आप इस तरह से निकाल लो, या फिर आप n की वैल्यू जब निकालते हो तो सीधे सीधे 180 लो और उसमें 30 से क्या कर दो, n की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो n की वैल्यू के लिए क्या करना है भाई, एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला का जो मोलर मास है उसका डिवाइड कर दो किसमें, इसमें, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 6 टाइम, और 6 से उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ना सॉल्व करके बताना मुझे और कमेंट सेक्शन में इसको डालना, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टर्म पर मैं आपको कुछ एक आध एग्जाम्पल और करा दूंगा, आपको एम्पेरिकल फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके।